Assalamu alaikum. Today we are going to explore the concepts of centroid and how they can be applied in various fields. Let's dive in. First we have Shiza Rajput, our team leader. Second we have Haris Rajput, and third we have Rabia Zahid. Now let's start the work. Centroid. The centroid of a triangle is a point of intersection of its three medians, the lines that divide each side into two equal parts. सेंट्रोइड होता क्या है? सेंट्रोइड हमारे पास होता है कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो आपने क्या करना है, ए से बी तक की जो लाइन है उसको आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ए से सी तक की लाइन है उसको आपने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, और जो बी से लेकर सी तक की लाइन है उसको आपने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब ये जो आपने लाइंस को डिवाइड किया, ये हमारे पास क्या है, ये मीडियंस हैं। जब आप इनको पास थ्रू करवाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे ये तीनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि इंटरसेक्शन में आएंगी, मीट करेंगी पॉइंट पे। अब ये जो मीट करेंगे ना, तो ये हमारे पास क्या है जनाब, ये हमारे पास सेंट्रोइड है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। उसने कहा है द सेंट्रोइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ अ शेप और ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी शेप ले लें, कोई भी शेप ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, कोई ना कोई तो उसका सेंटर पॉइंट होगा ना। तो आप क्या करें, लाइंस को ड्रॉ करेंगे ना, कहीं से भी आप लाइन को ड्रॉ करेंगे ना तो उसके सेंटर से गुजर के जाएगी, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। इट इज द पॉइंट वेयर द इंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड, कि ये वो वाला पॉइंट है कि जहां पर इंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंटायर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि आप एक ले लें लैडर, ठीक है, लैडर ले लें, सीढ़ी ले लें, आप उसको 10 फीट की लैडर है, आप उसको अगर एंड पॉइंट से पकड़ेंगे ना तो लैडर झूलेगी ऊपर से, यानी कि आपकी तरफ आएगी, आगे पीछे होगी, और अगर आप उसको ऊपर से पकड़ेंगे तो वो नीचे से आगे पीछे होगी। ठीक है, तो आप उसको पकड़ें कहाँ से, आप उसको मिड पॉइंट से, यानी कि उसके सेंटर से पकड़ें। आप जब उसको सेंटर से पकड़ेंगे ना तो क्या होगा, लैडर स्टेबल रहेगी, आप उसको घंटों घंटों तक उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लैडर को उसके सेंटर से पकड़ा हुआ है। आप एक बॉल पेन की एग्जांपल ले लें, आप बॉल पेन को उसकी नीडल से पकड़ेंगे ना तो बॉल पेन पीछे की तरफ जाएगा, और अगर आप बॉल पेन को उसके टॉप से पकड़ेंगे तो बॉल पेन आगे की तरफ जाएगा। अगर आप उसके सेंटर से पकड़ेंगे तो बॉल पेन अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आगे चलें तो उसने कहा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाजों में, इट इज द पॉइंट दैट रिप्रेजेंट्स द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, के ये वो पॉइंट होता है कि जो ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी कि आपका सेंट्रोइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका कोई ना कोई तो सेंटर है। अगर आप लाइंस को ड्रॉ करें तो उसके सेंटर से ही गुजर के जाएंगी, तो जहां पर लाइंस इंटरसेक्शन करें, जहां पर लाइंस मीट करें, तो हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड है। ठीक हो गया, आगे चलें तो हमारे पास डायग्राम की स्लाइड्स आती हैं। अब डायग्राम की स्लाइड के अंदर मैंने 4 डायग्राम्स को ऐड किया, और अगर आप पहली वाली डायग्राम को देखेंगे तो वो एक ट्रायंगल की डायग्राम है। तो ट्रायंगल की डायग्राम को देखें जरा, ए बी सी, उसने क्या किया है, ए से बी तक की जो लाइन है उसने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ए से सी तक की लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और बी से लेकर सी तक की जो लाइन है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब आप देखें कि जब डिवाइड किया तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट दरमियान में आ रहा है ना, तो ये जो दरमियान में इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोइड। तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप इसके अंदर आ जाए, स्लोप के अंदर, सेकंड डायग्राम के अंदर, तो आप देखेंगे कि स्लोप का भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा ना। तो आप क्या करें, एक इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये क्या कर रहे होंगे, मीट कर रहे होंगे, इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो ये इसका सेंट्रोइड है। अब आती है बात सर्कल की। ये तो हमने ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्लोप्स का तो देख लिया, अब आती है बात सर्कल की, कि सर्कल के अंदर कोई लाइन ही नहीं होती, तो उसका कैसे सेंट्रोइड निकलेगा। तो सर्कल को, सेंट्रोइड को समझने के लिए आप क्या करें कि आप एक पिज़्ज़ा की फॉर्म ले लें। अब आपके सामने एक पिज़्ज़ा है, ठीक है, कटिंग नहीं हुई उसकी अभी। जैसे ही आप उस पिज़्ज़ा को डिफरेंट में कटिंग करेंगे ना, डिफरेंट शेप्स में, जितने बड़े आपने स्लाइस रखने हैं, जितने छोटे रखने हैं, तो आप देखेंगे क्या कि उसका जो कोई भी स्लाइस कटर है ना, कटर, वो दरमियान से उसको कट करेगा, साइड से कट करेगा, जहाँ मर्जी से आप कटिंग करना शुरू कर दें, आपका जो मिड पॉइंट है ना, सेंटर है, वहाँ से गुजर कर ही जाएगा। तो ये आपके पास एग्जांपल क्लियर हो जानी चाहिए सेंट्रोइड की। ठीक हो गया, यानी कि सर्कल के अंदर आप इन्फिनाइट मैनी कटिंग पॉइंट्स डाल सकते हैं, यानी कि इन्फिनाइट मैनी मीडियंस डाल सकते हैं, नो मैटर। ठीक है, तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल हो जाएगी, सेंट्रोइड की। सर्कल का भी आपका क्लियर हो गया। अब कई बच्चों के दिमाग में ये भी सवाल आया होगा स्टार्टिंग में कि यार
रेक्टेंगल की हमने एग्जांपल क्यों ली, ट्रायंगल की क्यों ली, सर्कल की क्यों नहीं ली? तो सर्कल के अंदर कोई लाइन नहीं होती जिसको हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें। तो सर्कल को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? इनफिनाइट मैनी इक्वल पार्ट्स में हम सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी आपका डायग्राम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की जाने। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले हमारे पास आती है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर देखते हैं कि क्या लिखा है। The centroid of a triangle is a point where the three medians intersect। कि centroid of a triangle क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां पे तीनों मीडियंस क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ बैलेंस। मैंने क्या कहा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, किसी भी शेप को पकड़ते हैं तो हम उसके सेंटर से पकड़ते हैं। तो उसने बता दिया इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ बैलेंस, मीनिंग दैट इफ यू वर टू प्लेस द ट्रायंगल ऑन अ पिन और अ स्मॉल पॉइंट, कि आपके पास कोई भी ट्रायंगल है, अगर आप उसको पिन पर या एक स्मॉल पॉइंट के ऊपर रखेंगे ना, तो ट्रायंगल आपका क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक हो गया? इट वुड बैलेंस परफेक्टली एट द सेंट्रोइड, के वो सेंट्रोइड के अंदर बैलेंस हो जाता है। यानी कि जो सेंट्रोइड होता है, जो सेंटर पॉइंट होता है, वो क्या होता है? बैलेंस हो जाता है ट्रायंगल के अंदर। अब आपको तो ये पता चल गया कि जनाब ट्रायंगल हो जो है ना, हम सेंट्रोइड कैसे निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। ठीक है? या डिफरेंट शेप्स का या बॉडीज का कैसे हम सेंट्रोइड बता सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि जनाब मुझे मैथमेटिकल फॉर्म बता दें, तो उसको कैसे बताएंगे? उसके लिए हमने हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। हम कहेंगे कि x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 कोमा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3। यानी कि आप x एक्सिस वाले नंबर्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दें और y एक्सिस वाले नंबर्स को ऐड करके 3 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या निकल आएगा? ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकल आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, अगली एग्जांपल पढ़ाते हैं। अगली एग्जांपल है हमारे पास सर्कल। अब सर्कल के अंदर सेंट्रोइड कैसे निकाल सकते हैं? हमने तो डेफिनेशन ही पढ़ी है कि दो एक लाइंस को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सर्कल का हम कैसे कर सकते हैं? तो सर्कल के अंदर तो कोई लाइन ही नहीं है, तो सर्कल के अंदर आप ऐसे कर सकते हैं कि सर्कल को आप इन्फिनाइट मैनी पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे कि हर लाइन उसके सेंटर से गुजर के जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सेंट्रोइड है। उसने भी यही लिखा है, उसने लिखा है द सेंट्रोइड ऑफ अ सर्कल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल। के सेंट्रोइड ऑफ अ सर्कल क्या है? एक सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल है। सिंस द सर्कल इज सिमेट्रिकल, इट्स सेंट्रोइड इज आल्सो इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। कि उसका सेंट्रोइड है, उसको हम क्या कह सकते हैं? ज्योमेट्रिक सेंटर। अब आपने तो ये बता दिया कि हम सर्कल को इनफिनाइट मैनी पॉइंट्स पे डिवाइड कर सकते हैं। बेशक आप 2 में करते हैं, बेशक आप 3 में करते हैं, बेशक आप 4 में या मैनी इनफिनाइट पॉइंट्स में कर दें। तो अब आपको कोई पूछे कि जनाब आपने तो कर दिया है, मुझे बताएं कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, तो आप क्या बोलेंगे वहां पे? आप बोलेंगे कि इसका जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं सर्कल का सेंट्रोइड निकालने के लिए, सेंटर निकालने के लिए, वो क्या है? x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला है सेंटर निकालने का। अगर आपको x एक्सिस पता हो, अगर आपको y पता हो, तो आप क्या कर सकते हैं? आराम से अपना सर्कल का सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगली एग्जांपल हमारे पास आती है ट्रेपजॉइड की। ट्रेपजॉइड के अंदर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रेपजॉइड इज अ पॉइंट वेयर द 2 मीडियंस इंटरसेक्ट। कि जहां पर 2 मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास क्या होगा? ट्रेपजॉइड होगा। ठीक हो गया? अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3 कोमा y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। यानी कि अगर आपके पास कोई भी ट्रेपजॉइड आ जाए और कोई आपसे पूछे कि जनाब इसका मुझे सेंट्रोइड बता दें, तो आप क्या कहेंगे? कि जहां पर 2 मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हो ना, वो इसका सेंट्रोइड है। अब वो पूछे कि इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। ठीक है? कि आपने तो उसको डायग्राम्स के थ्रू समझा दिया, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या? तो आपने मैथमेटिकल फॉर्म में कहना क्या है कि x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इसका क्या है? ट्रेपजॉइड का फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है द सेंट्रोइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। के सेंट्रोइड किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट होता है। द पॉइंट इन विच द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल। के यानी कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, उसके जो 3 मीडियंस हैं वो अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या होगा? सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल होगा। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास अगर 3 मीडियंस हैं, बेशक 2 मीडियंस हैं, जो मर्जी है, इनफिनाइट मैनी मीडियंस है, अगर वो एक पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो आपका वो पॉइंट क्या है? सेंट्रोइड है, सेंटर है। ठीक हो गया?
आगे द मीडियन इज अ लाइन दैट जॉइंस द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड एंड द ऑपोजिट वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। यहां तक क्लियर हो गया सेंट्रोइड का सारा टॉपिक। मैंने आपको सेंट्रोइड का ट्रायंगल के थ्रू समझा दिया, इसके ट्रेपजॉइड के थ्रू समझा दिया, सर्कल के थ्रू समझा दिया कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी शेप हो, आपने लाइंस को ड्रॉ करना है, जहां पर लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, मीट पॉइंट आएगा, वो आपका क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3 लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आपके पास इक्वेशन है, अब आपने क्या करना है, उस इक्वेशन का ले लेना है डेरिवेटिव, यानी कि पावर रूल लग जाएगा। अब जब पावर रूल लिया तो पावर पहले, पावर में से एक माइनस, और जिसकी पावर लिया उसका डेरिवेटिव। अब हमने डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जनाब 1, और y का क्या हो जाएगा dy/dx, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखा जाए तो 2/3 तो जनाब दोनों में कॉमन हो रहा है, तो हमने कॉमन करके दूसरी साइड पर जाके जब इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाया तो हमारे पास क्या हो गया 0 हो गया। अब हमने क्या किया dy/dx की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास जो dy/dx की वैल्यू है वो क्या निकली, माइनस का x की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर -1/3। अब आपने 9 और 10 में ये तो रूल पढ़ा होगा कि यहाँ पे अगर माइनस फॉर्म हो पावर के अंदर तो जब हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जब मैंने इसको रेसिप्रोकल किया तो y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, तो dy/dx क्या आ जाएगा माइनस इंटू y/x की पावर 1/3, यानी कि हमने होल पावर लगा दिया। अब हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेशन फॉर्म हमने पढ़ी हुई है, जिसके अंदर हमने पढ़ा हुआ है ds इज इक्वल्स टू √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि dy/dx की वैल्यू को पुट आउट कर दिया, y की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/3, और स्क्वायर की वजह से क्या हो गया y की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3। एलसीएम लिया। अब एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या बन गया x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3, तो ऊपर यहाँ पे क्या आया हुआ है a की पावर 2/3, उसकी जगह पे a की पावर 2/3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय x की पावर 2/3 इंटू dx। अब मैंने क्या किया कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 2/3 है अगर ऊपर भी हो और नीचे भी हो तो हम उसको सिंगल फॉर्म में ले जाते हैं, सिंगल पावर में ले जाते हैं। तो हमने क्या किया a/x की पावर 2/3 और अंडर रूट की वैल्यू 1/2 लगा दी। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, यानी कि a/x की पावर 1/3 इंटू dx। अब हमने क्या करना है, इफ g x बार y बार बी द रिक्वायर्ड सेंट्रोइड देन। अब हमने क्या करना है, x बार कैसे निकालते हैं, हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ x ds डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये हमारे पास x की फॉर्म में निकलता है, और y की फॉर्म में कैसे निकालना है, y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y ds डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक हो गया। अब x बार के इंटीग्रेशन में क्या होगा, x बार के इंटीग्रेशन में सबसे पहले लिमिट्स लगेंगी हमारे पास, a to 0 x ds की वैल्यू लगाएं a/x की पावर 1/3 dx डिवाइडेड बाय 0 to a/x 1/3 इंटू dx इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, a की पावर 1/3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा x की पावर 2/3 0 to a लिमिट्स dx डिवाइडेड बाय a की पावर 1/3 0 to a x की पावर -1/3 dx। a1/3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को सोल्व किया, लिमिट्स को अप्लाई किया, और लिमिट्स को अप्लाई करना तो आप लोगों को आता ही होगा कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जब हमने इसको अप्लाई किया तो हमारे पास एक फॉर्म बन गई, यानी कि x बार का आंसर क्या आ गया, x बार इज इक्वल टू 2a/5। तो इसका क्या मतलब है कि अगर x बार इज इक्वल टू 2a/5 आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि y बार भी हमारे पास क्या होगा 2a/5। ठीक हो गया, समझ आ गई यहाँ तक। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है कि फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू a² विच लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपके पास कोई भी इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू a², आप उसको कैसे सोल्व कर सकते हो, आपने क्या करना है y² इज इक्वल टू a² माइनस का x² के अंदर से आपने y की वैल्यू को निकाल लेना, तो जब आप स्क्वायर खत्म करेंगे तो जनाब अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। अब आपको पता है कि इफ g x बार कोमा y बार बी द रिक्वायर्ड सेंट्रोइड देन x बार इज इक्वल टू 0 to a लिमिट्स xy dx डिवाइडेड बाय 0 to a लिमिट्स y dx हो जाएंगी। अब y के अंदर आप y की वैल्यू आपने लगाई हुई है अंडर रूट a² माइनस का x², तो आप क्या करो, ये अंडर रूट a² माइनस का x² पुट आउट कर दो y के अंदर।
तो क्या आ जाएगा 0 to a x इंटू अंडर रूट ए स्क्र माइनस का एक्स स्क्र डी एक्स डिवाइडेड बाई 0 to a अंडर रूट ए स्क्र माइनस का एक्स स्क्र डी एक्स। ठीक हो गया। ऊपर देखा जाए तो अंडर रूट के अंदर ए स्क्र माइनस का एक्स स्क्र है, तो माइनस का एक्स स्क्र का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस का 2x, तो माइनस का 2x, तो यानी कि x के साथ -2 नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड। मैंने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और -1/2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं ऊपर आराम से पावर रूल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ और नीचे मेरे पास अंडर रूट ए स्क्र माइनस का एक्स स्क्र डी एक्स है। अगर मैं अंडर रूट ए स्क्र माइनस का एक्स स्क्र डी एक्स को सोल्व करूँ पूरी इक्वेशन की तरह, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, एक्स अंडर रूट ए स्क्र माइनस का एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्र डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए और लिमिट्स लगा देंगे 0 to a। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि लिमिट्स को अप्लाई कर देना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाकर। ठीक है, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के आपने क्या करना है, लिमिट्स को अप्लाई कर देना है। अब आप जब लिमिट्स को अप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई पाई ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब डिवाइडेड बाई 3 डॉट 4 ओवर पाई ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखें कि एक्स बार की आपके पास वैल्यू क्या निकल आएगी, 4a डिवाइडेड बाय 3 पाई। वी ऑल्सो नोट दैट बाय सिमेट्री y बार इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाय 3 पाई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो x बार का आंसर होता है वही पाई बार का भी आंसर होता है। ठीक है, तो यानी कि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।